हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने कार्य को भी भली भांति कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वामी विवेकानंद के इस कथन को हमेशा याद रखिएगा। जब तक हमारा तन सही नहीं रहेगा तो हमारा मन भी सही नहीं रह पाएगा। तो अपने मन और तन दोनों को तंदुरुस्त रखिए ताकि हर एक कार्य को हम करें प्रसन्न चित्त मुद्रा के साथ। जी हाँ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन जो प्रोवाइड कर रहा है वो एब्सोल्युटली फ्री है। उसमें हम आपको कभी कोई ये नहीं कहेंगे कि आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। और एक बात बता दूं कि ना केवल आपको विषय की शिक्षा या विषय के वीडियोस ही प्रोवाइड किए जाएंगे, बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहां पर मिलते हैं फ्री। सभी परीक्षाओं में कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल हैं? ओके, ये भी बता देती हूं। देखिए बेटा, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, सीएआईआईबी, जेएआईबी, बैंक, इंश्योरेंसेस, बहुत सारी आरआरबी मींस जितनी भी परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं, उन सभी परीक्षाओं के वीडियोस यहां पर मिलते हैं फ्री। आपके लिए, आपके भविष्य का निर्माण करने के लिए हम चाहते हैं कि हम आपके भविष्य को बना सके बेहतर से बेहतरीन और आप कर पाए अपने लक्ष्य की प्राप्ति। बेटा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपकी कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2। पाठ है हमारा गद्य खंड का पहला। नाम क्या है? बड़े भाई साहब। लिखा किसने है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। उसी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अर्थात पाठ्य पुस्तक में जो मौखिक, लिखित और जितने भी प्रश्न दिए हैं ना, उनका अभ्यास आप इस वीडियो के अंतर्गत आज करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो आपने देखा उसमें हमने कहानी पढ़ी, कहानी सुनी और जाना कि बड़े भाई साहब और छोटे भाई के बीच में किस तरह का सामंजस्य था या तालमेल था, किस तरह से बड़े भाई साहब हमेशा अपने छोटे भाई को रौब झाड़ते थे या पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे। अब उनका बार बार कक्षा में फेल होना, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो अपने बड़प्पन छोड़ दें या अपने बड़े भाई को डांटना छोड़ दें। वे हमेशा जिस छात्रावास में रहते थे, जिस हॉस्टल में रहते थे, वहां उनको उनका गार्जियन बनकर रहना पड़ता था। उनका अभिभावक के रूप में लोग जानते थे, क्योंकि बड़े भाई जो हैं, इसलिए बड़े भाई साहब को अपनी जो भी इंटरेस्ट है या रुचि है उनको भी दबाना पड़ता था, क्योंकि खेल का शौक तो सबको रहता है ना। तो वो खेलते थे बेचारे, हर समय किताब में ही घुसे रहते थे, लिखा है लेखक ने, क्यों? ताकि कोई ये ना कहे कि तुम खेल रहे हो तो छोटा तो खेलेगा। इसलिए उन्होंने बहुत सारी अपनी भावनाओं को दबा कर रखा। आज हम उसी चैप्टर, जी हाँ, बड़े भाई साहब पाठ के प्रश्न के अभ्यास करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से यहां पर मेरे साथ बने रहिएगा और जो भी प्रश्न होगा उत्तर आप बताएंगे मुझे सबसे पहले, उसके बाद मैं तो यहां बताने वाली हूं। प्रश्न का उत्तर आप सोचिएगा और जो भी उत्तर आप सोचेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैडम मैंने आपके उत्तर बताने से पहले उत्तर ये सोच लिया था। तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आइए स्वागत करते हैं आपकी लाली वर्मा मैडम हिंदी मीडियम चैनल पर। चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्नों से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में ही देना है। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक कौन? कथानायक हीरो। कौन है कथानायक? देखते हैं। कथानायक मीन्स लेखक। लेखक की रुचि खेलकूद, कंकरियां उछालने, गप्पबाजी करने, कागज की तितलियां बनाने, उड़ाने, उछल कूद करने, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाकर मस्ती करने में थी, जो कि हर एक बच्चे की होती है। हर एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ खेलना चाहता है, चाहे वो घर में हो या स्कूल में। इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जाना करते रहते हैं ना, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां एक कमरे में हमें रहना होगा, फिर टीचर जैसा जैसे कहेगी वैसा करना होगा। फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि पढ़ाई से ही हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो हर एक बच्चे की रुचि होती है वैसे ही कथानायक की भी थी। अब प्रश्न है कि बड़े भाई छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या करते थे? बताइए। बड़े भाई सब क्या कहते थे हमेशा? कहां थे? क्योंकि जब कभी भी वो अपने छात्रावास में वापस आते और थोड़ा सा भी लेट हो जाते, क्योंकि वो तो पहले से घर में ही रहते थे, मतलब हॉस्टल में ही रहते थे और हमेशा किताब उनके सामने रहती थी, कहां थे? यही प्रश्न रहता था। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय यही सवाल पूछते, कहां थे? तो बेचारे छोटे भाई साहब अर्थात जो लेखक थे वो सहम जाते और हकला हकला कर अपने उत्तर को देते थे। वो
डर के कारण। अगला प्रश्न है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? अब पहले थे, देखिए लेखक के बड़े भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? 5 साल। लेकिन कक्षा कितनी आगे थे? सिर्फ 3 साल, क्योंकि वे बड़े भाई साहब फेल हो जाते थे। और धीरे धीरे लेखक पढ़ते गए और अपनी कक्षा में अव्वल आते गए, बड़े भाई साहब फिर भी फेल होते गए। तो जब बड़े भाई साहब फेल हो जा रहे थे और छोटा भाई अर्थात लेखक पास हो रहा था, तो वही पूछा है कि दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? अरे छोटा भाई तो अपने आप को 30 मार्क, हाँ अक्षय कुमार नहीं, मतलब एक बड़ा वाला व्यक्ति समझने लगा कि बड़े आए फेल तो होते हैं, मुझे आए सिखाने। उसके मन में घमंड आ गया, ठीक है। और क्या सोचने लगा? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई की स्वच्छंदता और मनमानी बढ़ गई कि अब मुझे बड़े भाई कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं तो पास हो गया हूं, वो तो फेल हो गए। उसने ज्यादा समय मौज मस्ती में व्यतीत करना शुरू कर दिया, बड़े भाई की बातें नहीं सुनी। उसे लगने लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े, अच्छे नंबरों से तो पास हो ही जाएगा। उसे कन कौए उड़ाने का शौक भी पैदा हो गया, पतंगबाजी में लगने लगे अब, और अधिक मौज मस्ती में डूबने लगे, क्योंकि पास जो हो गए। अब क्या होता है आगे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में थे? बताइए, कितने बड़े थे? 5 साल बड़े। और कौन सी कक्षा में थे? 9वीं कक्षा में। 8वीं पास कर चुके थे, इसलिए वो हमेशा अपने छोटे भाई को नसीहत देते रहते थे। 8वीं पास करना बहुत बड़ी बात थी उस समय। यदि हम बात करें सन 1880 से 1936 के बीच की। क्यों? क्योंकि यहां हुआ था लेखक का जन्म और यहां हुई थी उनकी मृत्यु, ठीक है। तो ये जो 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद वो 9वीं में थे, तो हमेशा यही कहते थे कि ऐसे ही नहीं हो जाते हैं 8वीं में पास, ठीक है। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? बताइए। जब कभी उनको लगता था कि नहीं अब मैं थक गया हूं, तो वो अपनी किताबों के मार्जिन अर्थात हाशिए पर चिड़िया मिड़िया क्या पता क्या क्या डायग्राम या चित्र बनाने लगते थे, ठीक है। क्योंकि बाहर तो जाएंगे नहीं, बाहर जाएंगे तो सब देखेंगे और फिर कहेंगे जब बड़ा भाई खेल रहा है तो छोटा तो खेलेगा ही। इसलिए बेचारे हमेशा घर में ही रहते थे, अपने हॉस्टल में ही रहते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों आदि की तस्वीर बनाते, तो कभी एक ही शब्द कई बार लिखते, तो कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कई बार ऐसी शब्द रचना करते जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता था। अब खाली दिमाग शैतान का घर, ये तो आपने सुना ही होगा। इस तरह से वे अपना समय व्यतीत करते रहते थे। अब चलते हैं हम लिखित प्रश्नों की ओर। अभी थे ये मौखिक, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखना है। अब उत्तर बताएंगे आप, सोचिएगा। प्रश्न है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? जब बड़े भाई ने उसको डांटा कि तुम छोटी क्लास में हो इसलिए पास हो गए, तो अपने आप को ज्यादा बड़ा मत समझो। जब मेरी कक्षा में आओगे ना तब समझ में आएगा कि पढ़ाई क्या होती है। जब अलजबरा पढ़ोगे, ज्योमेट्री पढ़ोगे, इतिहास की दिनांक या तिथियां याद रखोगे, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। तब सोचा अब छोटे भाई ने, अब तो मैं एक टाइम टेबल बनाता हूँ, रात के 11 बजे तक पढ़ूंगा, बिल्कुल खेल कूद नहीं करूंगा। ये सारा का सारा टाइम टेबल बनाया। लेकिन क्या हुआ? क्या टाइम टेबल का पालन किया? नहीं किया। क्योंकि जब भी वो किताब लेकर पढ़ने बैठते, छोटे भाई अर्थात लेखक, उन्हें हमेशा ये याद आता खेल कूद, मस्ती, पतंग उड़ाना, मेरे दोस्त खेल रहे होंगे, और सारा दिमाग पढ़ाई से हटाकर भाग जाते। फिर ऐसा ही कुछ हुआ था। पढ़ते हैं उत्तर। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि अब वह मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, बहुत अधिक पढ़ाई करेंगे और बड़े भाई को कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। रात 11 बजे तक हर विषय का कार्यक्रम बनाया गया। हर एक विषय को रात 11 तक पढ़ेंगे। परंतु पढ़ाई करते समय खेल के मैदान, उसकी हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी वॉलीबॉल की तेजी, सब चीजें उसे अपनी ओर खींचती। इसलिए वह टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया और दौड़ चलता अपने मित्रों के साथ खेलने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखित प्रश्न का दूसरा प्रश्न। ठीक है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? ध्यान से सुनिए, प्रश्न में क्या पूछा है कि एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? गुल्ली डंडा खेल रहे थे और अचानक से बड़े भाई साहब आ गए।
हक्का बक्का नूडल्स की बात नहीं कर रही हूं। शॉक्ड हो गया वो भाई कि बड़े भाई साहब यहां, अब मैं क्या करूं। अब डर गए, मतलब पूरी तरह से कांप रहे थे कि अब तो बड़े भाई लगता है बिल्कुल, ओहो क्या करें। तो बड़े भाई साहब ने जो 5-6 पन्नों का भाषण सुनाना शुरू किया तो बंद ही नहीं हुए। बोले, गुल्ली डंडे से जीवन नहीं चलता है, यदि तुम्हें खेलना है तो यहाँ क्यों दादाजी की गाड़ी कमाई को यूं उड़ा रहे हो गुल्ली डंडे में। यदि गुल्ली डंडा खेलोगे तो तुम अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। बातें हमेशा उनकी सही रहती थी, वो बात अलग था कि जो उनकी बुद्धि थी वो थोड़ी पीछे थी, इसलिए वो कक्षा में फेल हो जाते थे। वही ना बेटा कि कक्षा में फेल होना या किताबी ज्ञान में थोड़ा सा पीछे रहने का तात्पर्य ये नहीं कि हम जीवन में हमेशा पीछे रहेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचे तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत भयानक थी। तरह तरह के उदाहरण दिए कि अरे तुम्हें अपने आप पर अभिमान हो गया, अभिमान तो रावण तक का नहीं चल पाया, तो तुम किस खेत की मूली हो। बहुत सारी बातें उन्होंने सुना दी, बहुत भयानक थी। वह बहुत क्रोधित थे, उन्होंने छोटे भाई को बहुत डांटा, बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। गुल्ली डंडा खेल की उन्होंने बहुत बुराई की। उनके अनुसार यह खेल भविष्य के लिए लाभकारी नहीं है, अतः इसे खेलकर उन्हें कुछ भी हासिल होने वाला तो है नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अव्वल आने पर उसे घमंड हो गया है ना। उनके अनुसार घमंड तो रावण तक का नहीं टिका तो तुम्हारा कहां से टिकेगा। अभिमान का एक न एक दिन अंत जरूर होता है। अतः छोटे भाई को चाहिए कि घमंड छोड़कर पढ़ाई की ओर ध्यान दे। उनकी बातें, उनकी नसीहत एकदम सही रहती थी और लेखक ने अंत में ये माना कि यदि बड़े भाई साहब ने मुझे नसीहत नहीं दी होती, यदि मुझे बात बात पर नहीं टोका होता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए अपनी बड़ों की डांट को कभी भी दिल पर मत लेना, अर्थात दुखी मत होना, दिमाग से लेना कि हाँ इसके पीछे जरूर कुछ अच्छा कारण है, इसलिए तो हमें वे डांट रहे हैं। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। अब देखो, वो भी इतने बड़े तो थे नहीं, 9th क्लास में थे। अब उनको, अब आप सोच रहे होंगे मैडम 2-3 बार फेल भी तो हुए थे, 14-15 साल के तो हो गए थे वो, और कितने बड़े होंगे। अरे तो बच्चे ही तो थे ना, 20-22 के तो नहीं हुए थे। लेकिन छात्रावास मीन्स हॉस्टल में जहां वो रहते थे तो उनको अपनी इच्छाएं दबानी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वहां उनके छोटे भाई भी थे और हॉस्टल में उनको छोटे भाई के पेरेंट्स के रूप में जाना जाता था, अभिभावक के रूप में जाना जाता था। तो बेचारे उतने छोटे होने के बाद भी बड़े भाई के बोझ तले दब जाते, ना तो खेल कूद करते, ना भाग दौड़ करते, और हमेशा रूम में बैठे बैठे, कमरे में बैठे बैठे किताब और पेन को हाथ में लिए रहते थे। क्योंकि उनको ये लगता था कि यदि मैं खेलूंगा, कूदूंगा, उछल कूद करूंगा तो सब कहेंगे कि तुम करोगे तो छोटा तो करेगा ही, छोटे को कौन डांटेगा। तो वो ये जो नैतिक मूल्य रहते हैं ना, मोरल वैल्यूज की मैं बात कर रही हूं, इनके कारण उनको अपनी इच्छाएं दबानी पड़ी। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि कोई सफल नहीं हो पाया तो उसने कोई मेहनत नहीं की। बेटा सफलता मिलना ना मिलना वो एक अलग बात है। कोई बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी सफल व्यक्ति नहीं बन पाता, और कोई थोड़ी मेहनत करता है और सफलता पर पहुंच जाता है। इसके पीछे कारण होते हैं। ठीक है, चलते हैं कि उत्तर किस तरह से हम लिखेंगे। बड़े भाई की उम्र छोटे भाई से 5 वर्ष अधिक थी। वे हॉस्टल में छोटे भाई के अभिभावक, समझते हैं अभिभावक, पेरेंट्स के रूप में थे। उन्हें भी खेलने, पतंग उड़ाने, तमाशे देखने का शौक था, जो कि सबका होता है। परंतु अगर वे ठीक रास्ते पर ना चलते तो भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, इसलिए उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाया। अपने नैतिक कर्तव्य का बोध होने के कारण उन्हें अपनी मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थीं। और ये लेखक को कब समझ में आया? जब लेखक बड़े हुए, समझदार हुए, और उनको ये भी याद रहा कि मैं क्या सोचता था अपने बचपन में और भाई ने मुझे कितना सहयोग दिया। यदि बड़े भाई साहब मुझे बात बात पर रोकते टोकते नहीं तो मैं इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कभी नहीं कर पाता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बताइए, क्या कहते थे? कि पढ़ाई करो, हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करो, छोटी छोटी कक्षाओं में अव्वल आना कोई बड़ी बात नहीं है, जब 8वीं पास कर लोगे ना तब मैं मानूंगा कि तुमने कुछ पढ़ाई की है।
अब लेखक ने 8वीं पास भी कर ली थी और उनके समकक्ष भी आ गए थे, एक ही कक्षा में भी आ गए थे, फिर भी वो कहने से थोड़ी चूकते थे। हाँ, थोड़ा सा उन्होंने लेखक को डांटना कम कर दिया था, क्योंकि उन्हें ग्लानि होने लगी थी कि मैं बड़ा होकर भी फेल होता जा रहा हूँ और ये छोटे मुझसे बड़ा कमाल कमाल किए जा रहा है। लेकिन लेखक को तब समझ में आ गया था कि उनका डांटना डपटना ही उन्हें यहाँ तक लाया है। यदि वो हमेशा खेलने में लगे रहते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते भाई के डर के कारण, तो वो पास नहीं हो पाते। देखिए, बड़े भाई साहब चाहते थे कि छोटा भाई हरदम पढ़ता रहे और अच्छे अंकों से पास होता रहे। इसलिए वे उसे हमेशा सलाह देते थे कि ज्यादा समय खेल कूद में न बिताए, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए। वे कहते थे कि अंग्रेजी विषय को पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, यदि मेहनत नहीं करोगे तो उसी दर्जे में रहोगे जिसमें अभी हो। इस तरह की उनको नसीहत देते थे, जिसके कारण लेखक का मन ना होते हुए भी वो पढ़ने बैठते थे और कक्षा में अच्छे नंबर लाते थे। ठीक है, अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? जब छोटा भाई पास हुआ, बड़े भाई फेल हुए, तो बड़े भाई ने थोड़ा सा डांट डपटना कम कर दिया, क्योंकि वो स्वयं को लगने लगा कि अब ये तो पास हो रहा है, मैं तो फेल हो रहा हूं, अब मैं इसको क्या डांटूं। अब लेखक ने इसका क्या फायदा उठाया छोटे भाई ने? देखिए, छोटे भाई ने बड़े भाई की नरमी का अनुचित लाभ उठाया। क्या लाभ उठाया? उस पर बड़े भाई का कोई डर नहीं रहा। वह आजादी से खेल कूद में जाने लगा, वह अपना सारा समय मौज मस्ती में बिताने लगा। उसे विश्वास हो गया कि वह पढ़े या ना पढ़े, पास तो हो ही जाएगा। अर्थात कहीं ना कहीं उसके मन में अहम भाव आ गया, घमंड आ गया, और यह देखकर बड़े भाई साहब फिर से बड़प्पन लाते हैं और फिर से उनको डांटना शुरू भी कर देते हैं कि नहीं हुआ पास तो नहीं हुआ, लेकिन उस छोटे को तो मैं पढ़ाई में अव्वल बनाकर रहूंगा। ठीक है, अब चलते हैं लिखित प्रश्न के ख पर, जिसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना है, क्योंकि ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वो थे लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे अंग्रेजी में रहते ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो अब हम आए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मींस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार लिखिए और अपने विचारों को प्रकट करिए। क्या बड़े भाई या हमारे घर में माता पिता या जो भी बड़े भाई बहन हैं वो हमें पढ़ाई के लिए नहीं कहेंगे तो क्या हम अपने आप पढ़ेंगे? क्या बताइए बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हाँ मैडम, हम अपने आप भी पढ़ते हैं, कभी कभी पापा के डर से भी पढ़ते हैं। पापा आते हैं, हम उल्टी उल्टी किताब लेकर बैठी जाते हैं क्योंकि मम्मी कहती जल्दी पापा आने वाले हैं, टाइम हो गया। तो पता चला किताब उल्टी है, लेकिन पापा आ गए, पापा को दिखा देंगे कि हम तो पढ़ रहे हैं। ऐसा भी होता है। और कभी कभी परीक्षाओं के समय जब हमें पूर्ण रूप से मम्मी पापा या घर में बड़े भाई या दीदी हैं वो हमें बार बार कहती हैं कि पढ़ाई करो, उसका परिणाम हमें मिलता है परीक्षाओं में, ये तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि छोटा भाई अभी अनुभवहीन था, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वह अपना भला बुरा नहीं समझ पाता था, जैसे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते नहीं तो वह जितना पढ़ता था ना उतना भी नहीं पढ़ता और अपना समय खेल कूद में ही गंवा देता। उसे बड़े भाई की डांट का डर था, इसी कारण उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई, विषयों की कठिनाइयों का पता लगा, क्योंकि बड़े भाई हमेशा ये कहते थे कि मैं 9वीं कक्षा में हूं ना, 8वीं और 9वीं में देखना कितनी कठिन पढ़ाई होती है, गणित की फिर इतिहास की, ये सब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो उनको छोटे भाई को ये अनुभव होता गया कि हाँ बड़ी कक्षा में मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फेल हो सकते हैं। अनुशासित होने के लाभ समझ में आया और वह अव्वल आया। हमेशा बड़े भाई ये कहते थे कि अनुशासन से अपना जीवन जियो, हर काम समय पर करो, नियम से करो। तो इस तरह से वे उनको अपने जीवन मूल्यों का पता चला। समझ आया? तो अपने घर में, हमारे घर में जो भी अपने हैं, बड़े भाई बहन हो या हमारे मम्मी डैडी हो या कोई भी हो, जो भी हमें पढ़ाई के प्रति डांटे या अधिक खेल कूदने पर, अब आप आजकल आप वीडियो गेम में लगे रहते होंगे, क्योंकि आजकल आउटडोर गेम्स तो उतने बचे नहीं है, इंडोर गेम में बस लगे रहना है। हाँ खेलिए, वो हम मना नहीं करते कि मत खेलिए, लेकिन समय समय पर, जब कभी हमें एक निश्चित मतलब एक समय सीमा हमें बनानी होती है कि देखिए हर एक काम को हमें करना होता है ताकि हम मस्तिष्क को अच्छे से फ्री रख सकें। जब कभी भी आपका पढ़ाई का मन हो तो दूसरी तरफ ना हो। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको स्वामी विवेकानंद जी की। आपको पता है ना कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन काल सिर्फ और सिर्फ
39 मीन्स 39 वर्ष का ही था और उसी 39 वर्ष में वे महान व्यक्ति बन गए। उतने से जीवन काल में हम सबको प्रेरित कर गए। एक बार उनसे एक साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि स्वामी जी आप इतना मतलब कैसे इस महानता पर पहुंचे, आप कैसे करते हैं ये सब। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? सुनिएगा ध्यान से, बात छोटी है लेकिन मायने बहुत बड़े हैं। क्या कहा उन्होंने कि देखिए मैं जब खाता हूं तो खाता हूं और काम करता हूं तो काम करता हूं। कहने का तात्पर्य कि जो भी हम काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर हमें फोकस्ड रहना है। फिर ये नहीं कि खाना खा रहे हैं तो टीवी देखने की चिंता, पढ़ाई की चिंता, यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो खेल जाने की इच्छा, खेल रहे हैं तो पढ़ने की चिंता। ठीक है, हमें सब कार्य करना चाहिए। पढ़ना है तो पढ़ाई पर फोकस्ड रहे, चाहे वो आधे घंटे या 2 घंटे की बात हो। यदि हम खेल रहे हैं तो पढ़ाई की चिंता छोड़ दीजिए ताकि खेल का अपने शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़े। तो जो हम काम कर रहे हैं बस उसी पर हमें फोकस्ड रहना है। फिर देखिए परिणाम कैसे अच्छा नहीं आता। ठीक है, हमेशा ना तो आपके पापा मम्मी कहेंगे ना हम टीचर्स कहेंगे कि हमेशा पढ़ते रहो। समय समय पर सारे कार्य करना जरूरी है। और यदि ये मस्तिष्क में बैठा है कि परीक्षा आएंगी तब पढ़ लेंगे, नहीं। क्या हम 2-4 दिनों का भोजन एक दिन में कर सकते हैं? बताइए। हम सब कुंभकर्ण है जो 6 महीने सोएंगे और 6 महीने खाएंगे? नहीं ना। तो हर दिन हमें भोजन करना होता है, नाश्ता करना होता है, रात्रि भोज भी करना होता है ना। ये सब जब हम जाकर स्वस्थ रहते हैं तो हर दिन हमें पढ़ाई भी करनी होगी। थोड़ा थोड़ा जो भी हमें नित्य प्रतिदिन का काम मिलता है उसको कंप्लीट करना होगा ताकि परीक्षाओं के समय हमारे सिर पर इतना बोझ ना हो। क्योंकि सिर भी एक है, दशानन तो है नहीं कि एक से सोच लेगा, एक से सो लेगा, एक से खा लेगा, एक से पढ़ लेगा। मस्तिष्क एक है, हम एक हैं, तो क्यों ना हम बहुत अच्छे तरीके से ससमय अपने कार्यों को पूरा करें ताकि हर एक कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब आता है कि बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है। ध्यान से सुनिएगा। क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? प्रश्न समझ में आया? एक बार और पढ़ती हूं। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? व्यंग किया है उन्होंने, कटाक्ष किया है, टोंटिंग की है। किस बात पर? क्या आप उनके विचार से हैं सहमत? उन्होंने क्या कहा था कि चलो पढ़ते हैं। बड़े भाई साहब ने समूची शिक्षा प्रणाली पर व्यंग करते हुए कहा कि ये शिक्षा अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने पर जोर देती है। आए या ना आए पर उस पर बल दिया जाता है। रटने की प्रणाली पर जोर है, रोट लर्निंग, जिसको बिल्कुल भी अब हम मायने नहीं देते हैं क्योंकि रोट लर्निंग से कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना है। अर्थ समझ में आए ना आए पर रटकर बच्चा विषय में पास हो जाता है। साथ ही एलजेब्रा की बात कर रहे हैं जहां पर आप न्यूमेरिकल्स और नंबर्स x + c = ये भी है। ज्योमेट्री की बात करें जिसमें हम डायग्राम बनाते हैं। निरंतर अभ्यास के बाद भी गलत हो जाती है। अपने देश के इतिहास के साथ दूसरे देश के इतिहास को भी पढ़ना पड़ता है जो जरूरी नहीं है। अब यहां पर आपको कुछ लग रहा है कि जो कहा है वो एकदम वर्तमान शिक्षा प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में सही बैठ रहा है? आप लोग स्वयं सोचिएगा। छोटे छोटे विषयों पर लंबे चौड़े निबंध लिखना, ऐसी शिक्षा जो लाभदायक कम और बोझ ज्यादा हो, ठीक नहीं होती है। समझ में आया? अंत में जो पंक्ति दी है वो बिल्कुल सही है कि हमेशा मानसिक बोझ बना रहे, या स्ट्रेस फ्री नहीं, हमेशा बोझ हमेशा नहीं पढ़ना है, रटो, इतना लंबा निबंध लिखना है, तब तुम्हें जो जैसे शब्द लिखे वही तुम्हें उत्तर लिखना होगा। नो, क्योंकि यहां बात आती है बेटा समझने की कि हम अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को कितने अच्छे से समझ सकते हैं। जो भी, जैसे आज मैं आपको ये पाठ पढ़ा रही हूं या प्रश्न अभ्यास करा रही हूं, तो मैं ये कदापि आपसे नहीं कहूंगी कि हूबहू आप यही लिखिए। आप बस समझिए, समझने के बाद आप अपने शब्दों में उत्तर को शुरू कीजिए और उसका अंत कर दीजिए। अक्सर कक्षा में बच्चे पूछते हैं कि मैडम हम मन से आंसर लिख दें, तो मैं वहां कहती हूं मन से आंसर लिखो, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पता होनी चाहिए। पता चला मन से 2 नंबर का प्रश्न है, हम लिखे जा रहे हैं, खत्म कहां करें समझ ही नहीं आ रहा, 2 नंबर का हमने 10 पेजों में उत्तर लिख दिया। तो जो भी उत्तर हमें लिखना है मन से या दिमाग से, तो उस प्रश्न का निर्माण और उसका अंत आप निश्चित कर लें। बिल्कुल आप अपने शब्दों में उत्तर लिखें
रोट लर्निंग तो गायब हो गई है, क्योंकि अब है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो कि एकदम रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देती है। ठीक है, तो यहां पर हम समझकर पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे और उसके बाद हम उत्तर लिखेंगे। क्लियर? चलो चलते हैं आगे। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? क्या सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ने से जीवन की समझ आ जाती है? बताइए। नहीं, क्योंकि यहां पर जो भी कथन बड़े भाई साहब ने कहे थे एकदम सही थे। वे हमेशा अपने छोटे भाई अर्थात लेखक से कहते थे कि ये मत समझो कि तुम पास हो रहे हो तो तुम सब कुछ जानते हो। अरे, आपने कहावत सुनी होगी ना, ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। बेटा, ये अनुभव होता है कि जो उस रास्ते से गुजर चुका होता है वो उसे पता है कि उस रास्ते में गड्ढे हैं, कहीं खाई है, कहीं स्पीड ब्रेकर है, तो गाड़ी को किस तरह से चलाना है। यदि हम एक जो अननोन रास्ता होता है उस पर हम क्या उसी स्पीड में गाड़ी ले जा सकते हैं जिसमें हम नोन रास्ते पर ले जाते हैं? नहीं। हम कहते हैं ना कि आज मैं कुछ नए रास्ते से गया तो थोड़ी देर लग गई है मम्मी, क्योंकि वो रास्ता नया था। और जब हम उसी रास्ते पर बार बार जाएंगे तो हमें अनुभव हो जाएगा कहां ट्रैफिक मिलेगा, कहां गड्ढे हैं, कहां स्पीड ब्रेकर हैं। तो लाइफ भी तो वही है। जब हमें अनुभव हो जाता है तो हम सतर्कता के साथ पांव कदम फूक फूक कर रखते हैं और फिर पहुंच जाते हैं लक्ष्य तक। इसलिए अपने बड़ों की बातों को हमेशा दिल और दिमाग दोनों में बसा कर रखिएगा। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है। इसके लिए उन्होंने अम्मा, दादा व हेडमास्टर की मां के उदाहरण भी दिए हैं कि वे पढ़े लिखे ना होने पर भी हर समस्या का समाधान आसानी से कर लेते हैं। अनुभवी व्यक्ति को जीवन की समझ होती है। वे हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं। हर एक परिस्थिति में जो व्यक्ति ढल जाए, अकोमोडेट हो जाए, वही समझदार व्यक्ति कहलाता है। यदि मैं यहां आपसे एक प्रश्न करूं कि हु इज एन एजुकेटेड पर्सन, शिक्षित व्यक्ति कौन है, तो शिक्षित व्यक्ति ना केवल एक पढ़ा लिखा या किताबी ज्ञान वाला व्यक्ति है, बल्कि शिक्षित व्यक्ति वो है जो समाज में अपने आप को एक सम्मानीय व्यक्ति बना सके, जो समाज में हर एक परिस्थिति में अपने आप को बिठा सके, जो हर एक समस्या का समाधान अपने बलबूते पर कर सके, जो हर एक काम को सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भरता के साथ कर सके। ये है एक एजुकेटेड पर्सन की परिभाषा। समझ में आया? तो यहां पर यही बताया है इस पार्ट में भी कि जरूरी नहीं है कि हम किताबें पढ़ लेंगे। इसलिए कभी कभी दादा दादी के डायलॉग याद कीजिए कि 4 किताबें पढ़ ली तो तुम हमसे बड़े नहीं हो गए हो, ये सुने हैं। ठीक है, तो वो सही कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि उन्हें धीरे धीरे ये पता चल गया था कि बड़े भाई साहब जो भी कहते हैं अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं, और यदि मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो शायद मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, यदि मैं हर एक दर्जे में, हर एक क्लास में अव्वल आता आया हूं, तो वो उनकी डांट और डपट और सलाह के कारण ही है। इस तरह से यदि हम भी समझ जाएं तो हमें भी सफलता मिलने में देर नहीं लगेगी। छोटे भाई को खेलना बहुत पसंद था, जो कि सबको पसंद होता है। वह हर समय खेलता रहता था। बड़े भाई साहब इस बात पर उसे बहुत डांटते थे। क्या कहते थे? उनके डर के कारण वह थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, उनके डर के कारण। परंतु जब बहुत खेलने के बाद भी उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसे स्वयं पर अभिमान हो गया, घमंड हो गया, प्राउड फील करने लगा वो खुद को कि मैं तो कर लेता हूं। अब उसके मन से बड़े भाई का डर भी जाता रहा। अब उसको बड़े भाई से डर नहीं लग रहा था, थोड़ा थोड़ा वह बेखौफ होकर खेलने लगा। एक दिन पतंग उड़ाते समय बड़े भाई साहब ने उसे पकड़ लिया। क्या कहा? उन्होंने उसे समझाया और अगली कक्षा की पढ़ाई की कठिनाइयों का एहसास भी दिलाया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि वह कैसे उसके भविष्य के कारण अपने बचपन का गला घोंट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारी उम्र का ही था जब यहां आया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अपनी इच्छाओं का गला घोंट रहा हूं, अपनी इच्छाओं को मार रहा हूं, ताकि तुम अपने भविष्य में एक काबिल व्यक्ति बन सको। ठीक है? उनकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की ही प्रेरणा रही है। इससे उनके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए कि बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था? अच्छे थे? अच्छा, डांटते रहते थे लेखक को इसलिए स्वभाव में बुरे थे? नहीं नहीं, अच्छे थे। चलिए उत्तर ही देख लेते हैं। बड़े भाई साहब अध्ययनशील हैं,
बहुत मतलब पढ़ते ही रहते थे। अब आप कहेंगे मैडम पढ़ते रहते तो फेल कैसे हो जाते थे? अब वो बात अलग है कि ध्यान उनका ये भी लगता था कि छोटे खेलने गया है, सब खेल रहे हैं, मैं कैसे जा पाऊं। उन्होंने कहा ना कि उन्होंने अपनी इच्छाओं का गला घोंटा सिर्फ और सिर्फ छोटे भाई को सफल होने के लिए। हमेशा किताबें खोले बैठे रहते, घोर परिश्रमी हैं, चाहे उन्हें समझ में आए या ना आए, परिश्रम करते रहते हैं। वह वाक्पटु भी हैं, छोटे भाई को तरह तरह से समझाते हैं, मतलब वाक चतुराई है उनके पास, ठीक है, वाक चतुरता है। उन्हें बड़प्पन का एहसास है, इसलिए वह छोटे भाई को भी समझाते हैं। अनुभवी होने से जीवन में अनुभव की महत्ता समझाते हैं और कहते हैं कि हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दो। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा? बताइए। बड़े भाई साहब ने क्या कहा कि जो किताबी ज्ञान है वो अधिक महत्वपूर्ण है या जो वास्तविक या अनुभव जनित जो ज्ञान है वो अधिक महत्वपूर्ण है? हाँ, उन्होंने कहा कि जो अनुभव आधारित ज्ञान है वो अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुभव किताबी ज्ञान के बिना भी यदि हम दादा दादी या अपने पूर्वजों की बात करें तो वो अपने जीवन को अच्छे से जीते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान के माध्यम से ही हम समाज में अब की दुनिया में अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को हर एक परिस्थिति में नहीं अपने आप को रख पाएंगे। कभी सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान हमारी मानसिकता को तो मतलब मस्तिष्क को तो एकदम शार्प करता है, लेकिन कहाँ क्या कौन सी समस्या का समाधान कैसे होगा, कौन सी विपत्ति से कैसे निपटा जा सकता है, किसका कैसे समझें, व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये सब हमें जीवन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो होना जरूरी रहता है। ठीक है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना है, जो कि बिल्कुल सही है। जो ज्ञान बड़ों को है वह पुस्तकें पढ़कर हासिल नहीं होता है। जिंदगी के अनुभव उन्हें ठोस धरातल देते हैं, जिंदगी के अनुभव उन्हें ठोस धरातल देते हैं, बेस आधार देते हैं, जिससे हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। पुस्तकें व्यवहार की भूमि नहीं होती हैं। गलत सही उचित अनुचित की जानकारी अनुभवों से ही आती है। अतः जीवन के अनुभव किताबी ज्ञान से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। समझ में आया? ओके, चलते हैं प्रश्न पर कि बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है। कब हमें पता चला कि हाँ, छोटा भाई बड़े भाई का आदर तो करता है। पतंगबाजी के समय बड़े भाई ने समझा कि वह बड़ा है, उसे गलत राह पर नहीं जाने देगा, वह भले ही फेल हो जाए पर छोटे भाई को फेल नहीं होने देगा। यह सुनकर छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति आदर की भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि उन्होंने जब बातें कही ना कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी इच्छाओं का गला घोटा है, तब जाकर लेखक की आंख खुली और उन्होंने अपने बड़े भाई के प्रति उनके मन में आदर और सम्मान की भावना उत्पन्न हुई। कब उनको पता चला कि भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है? बड़े भाई को जिंदगी का बड़ा अनुभव है। वे जानते हैं कि दादा ने अपनी मेहनत की कमाई से कुशलता से परिवार पालन किया है। वे ये भी जानते हैं कि अपनी इच्छाओं पर काबू करके ही वह छोटे भाई को ठीक रख सकते हैं। मतलब सोचिए कि एक वो बच्चा जो स्वयं उतना बड़ा नहीं है, फिर भी उसने अपने छोटे भाई के लिए अपनी सभी इच्छाओं को दबा कर रखा। तो इतना अच्छा अनुभव कहाँ से आया? कहाँ से आया इतना अच्छा जानकारी? अनुभव से। बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है जो कि सबके अंदर होता है और उस बच्चे को हमेशा जीवित रखना चाहिए। कहते हैं ना कि व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो उस दिन बड़ा हो जाता है जब वो अपने अंदर के बचपने को मार देता है। इसलिए बचपने को हमेशा जिंदा रखिएगा। बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे थे, उसी समय एक पतंग कट कर आ गई। छोटा भाई उसे लूटने दौड़ा, परंतु लंबे होने के कारण बड़े भाई ने लूट ली। वे हॉस्टल की ओर दौड़े। ये उनके भीतर बच्चा होने का प्रमाण है, क्योंकि उनको भी सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन छोटे को किसी तरह से वो ये मतलब बताना चाहते थे और ये उनके मन में ये था कि मैं छोटे को बहुत सफलता पर ले जाऊं, बस इसलिए वो अपनी इच्छाओं को मार लेते थे। अब है भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। कब पता चला? बड़े भाई साहब छोटे भाई को ज्यादा खेलने के लिए डांटते, उसका भला बुरा समझाते, गलत सही की राय देते, उसको भी समझाते। वह चाहते थे कि उनका छोटा भाई ठीक रहे और अव्वल आता रहे, हमेशा सफल होता रहे। अब करना है हमको निम्नलिखित के आशय स्पष्ट, मतलब कुछ पंक्तियां हैं पाठ की एज इट इज, हमें उनका बताना है अर्थ। इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं,
असल चीज तो बुद्धि का विकास है। बड़े भाई साहब इम्तिहान पास होने को बहुत महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे कि किताबें रट के पास हो सकते हैं, परंतु जीवन के अनुभवों और बुद्धि के विकास से इंसान बुद्धिमान बनता है। बिल्कुल सही कहते थे, ये सही कहते थे कि जीवन के अनुभव और बुद्धि के विकास से ही व्यक्ति बनता है महान। अब है अगला प्रश्न आशा स्पष्ट में। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर सकता था। यहां पर लेखक ने यही कहा है कि भाई साहब मुझे कितना डांटते थे, कितना समझाते थे, फिर भी मैंने कभी भी खेलना कूदना बंद नहीं किया। लेखक हर समय अपने खेल कूद सैर सपाटे में मस्त रहता, एकदम डूबा रहता और बड़े भाई साहब से डांट खाता, परंतु फिर भी खेल कूद नहीं छूटता। बड़े भाई साहब डांट रहे ना, डांट खा लेंगे सिर झुकाकर, लेकिन खेलना नहीं छोड़ेंगे, ये सब उनका चलता था। जैसे संकटों में फंसकर भी मनुष्य अपनी मोह माया नहीं छोड़ता है ना, उसी प्रकार छोटा भाई खेल कूद को कभी नहीं छोड़ता था। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। ठीक है, बिल्कुल। जब कहते ना बेस या नींव ही मजबूत नहीं हो तो इमारत कैसे खड़ी होगी। तो इमारत, एक अच्छी मजबूत इमारत बनाने के लिए नींव को मजबूत होना पड़ता है। बड़े भाई साहब का विचार था कि यदि मकान की नींव ही कमजोर हो तो उस पर मंजिलें खड़ी नहीं हो सकती। यानी अगर पढ़ाई का शुरुआती आधार ठोस नहीं हो तो आदमी आगे चलकर कुछ नहीं कर पाता। पढ़ाई के साथ साथ उसके लिए अनुभव भी बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ आया। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। क्या आशा है इसका? लेखक जब पतंग लूट रहा था तो उसकी आंखें आसमान की ओर थीं और मन पतंग रूपी शाहगीर की तरफ। उसे पतंग एक दिव्य आत्मा जैसी लग रही थी, क्योंकि जिस ओर हम जाते हैं, जो हमें मतलब जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, बस वही दिखाई देता है। अब क्या हुआ, आत्मा जैसी लग रही थी उसे पतंग, धीरे धीरे नीचे आ रही थी और वह उसे पाने के लिए दौड़ा जा रहा था और आखिरकार बड़े भाई साहब भी आ गए और लंबी हाइट के कारण उन्होंने पतंग पकड़ी और दौड़ पड़े छात्रावास की तरफ। यहाँ पर लेखक को समझ में आया कि भाई को भी खेलना अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि मैं पढ़ाई करूं इसलिए वो खेलना कूदना सब छोड़कर हमेशा किताबों में रहते हैं। समझ में आया? तो अपने बड़ों की डांट डपट का किसी बात पर बुरा नहीं मानना है बेटा, अपने लक्ष्य को हमेशा केंद्रित होकर उसकी ओर जाना है। खेलिए कूदिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया है 100% फ्री एजुकेशन, ना केवल आपके विषय से संबंधित बल्कि कई प्रतियोगी परीक्षाएं, मैं तो कहूँ सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको देते हैं फ्री में। संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हूं। बता देती हूं कि आपको एनटीएससी, स्पोकन इंग्लिश एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जेआईआईबी, सीएआईबी और साथ ही साथ बैंक इंश्योरेंसेस, एसएससी, आरआरबी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस यहां पर मिलते हैं आप जैसे होनहार बच्चों के लिए फ्री। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म। समझ में आया? तो यहां पर आप हर एक विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री में। कभी भी ये नहीं हम आपसे कहेंगे कि अब आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, हमेशा के लिए किसी प्रकार का संदेह अपने मन में मत पालिएगा, हम हमेशा के लिए हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर जब भी आपको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी क्लास 10th हिंदी पर जाएंगे, और जब हिंदी पर जाएंगे तो हर एक जैसे कि एनसीईआरटी या सीबीएसई आधारित पाठ्यक्रम और जो भी आपका जैसे विषय का संपूर्ण विवरण है, सभी अध्याय का क्रम अनुसार सारांश भी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों के वीडियोस भी हैं, 1 शॉट वीडियो भी है। तो जो भी आपको पढ़ना है बस उस पर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने आ जाएगा। ओके, चलते हैं पाठ्यक्रम पर। जैसे ही आप पाठ्यक्रम पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी कक्षा 10वीं हिंदी का पाठ्यक्रम इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है। अब कितने अच्छे से वो आप देखिए और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स करके लिख के कि यस मैडम आपने सही कहा, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। हमारा विश्वास आप पर है और आपका विश्वास हम पर बना रहे, ये हमेशा हम कोशिश करते रहते हैं। बेटा इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपकी जो पाठ्य पुस्तिकाएं हैं, कोर्स 1 क्षितिज और कृतिका भाग 2, कोर्स 20 स्पर्श और संचयन भाग 2। ठीक है, क्योंकि इनका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। इनमें कितने चैप्टर्स हैं, गद्य खंड में कितने पार्ट हैं,
काव्य खंड में कितने कविताएं हैं, कौन इनके लेखक या कवि हैं, सब कुछ संपूर्ण जानकारी इस पाठ में दी गई है, अर्थात इस वीडियो में दी गई है। ठीक है, यहां पर ये एक और बात मैं बता दूं कि हर एक पाठ, हर एक काव्य खंड के चैप्टर या कविता का इंट्रोडक्शन भी दिया है कि जो शीर्षक दिया है उसका अर्थ क्या है। अर्थात आप इस वीडियो को देख लेंगे ना तो साल भर के पाठ या कविताओं से आप भली भांति परिचित हो जाएंगे। शीर्षक या टाइटल देखकर ही आप बता देंगे कि उसमें क्या है, क्योंकि आप सुन जो लेंगे। ठीक है, अब आपके मस्तिष्क में आ रहे होंगे कई प्रश्न कि मैडम कितने चैप्टर्स, कौन कौन राइटर, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ, बस आप ध्यान से देखिएगा। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे ना तो मैं तो आपसे कहने वाली हूँ कि प्रॉमिस करती हूँ आपसे, मुझे भरोसा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। जब पसंद आएगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि देखिए, अच्छा लगा मतलब लाइक, ठीक है, सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहिए, वहां पर हर एक नई जो आने वाला होता है ना वीडियो, उसका पोस्ट की जाती है, तो आप उस पर भी अपडेटेड रहिए। अब मैं बात करूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप जैसे होनहार बच्चों के लिए लाया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। समझ में आया? तो अपने आप को हमेशा हमारे साथ जोड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।